Welcome to the channel again, episode number 199. Again, आदित्य जब अपने टेंट से निकला तब भी उसने अपने हाथ और पांव की पट्टी नहीं खोली थी। जब बाहर खड़े गार्ड्स ने उसे चलते हुए देखा तो उन्हें बहुत हैरानी हो रही थी। जिस गार्ड ने आदित्य को नाश्ते की प्लेट दी थी, जब उसने उन्हें बताया कि आदित्य ठीक होकर वहां बैठा हुआ है तो किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं हुआ था। आदित्य को कमजोरी महसूस हो रही थी, जैसा साधु महाराज ने उसे कहा था। जब उसने आसमान में देखा तो सूरज वहां पर हर दिन की तरह ही चमक रहा था और वो बस आसपास न देखते हुए फाइटिंग अरेना की तरफ बढ़ रहा था। वो अपने आप को फाइट के लिए तैयार मान चुका था और उसे वहां से वैसे ही लोगों के एक्साइटमेंट की आवाज आ रही थी। उसकी स्पीड बहुत स्लो थी और वो बस जैसे तैसे करके वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी ओर फाइटिंग अरेना में बैठे हुए सुशील और बख्शी सर बस इस बात का इंतजार कर रहे थे कि अब आगे क्या होगा। से सुना था कि आदित्य सही हो गया है, पर वो अभी तक यहाँ पर नहीं आया था और सब बस इस चीज का ही इंतजार कर रहे थे कि वो कितनी देर में आएगा। लेकिन फिर उसने अचानक से देखा कि फाइटिंग अरेना में आदित्य एंटर हुआ। उसके हाथ, पांव और सिर पर पट्टी बंधी हुई थी और वो बहुत ही वीकली चल रहा था। उसे कमजोर देखकर सुशील के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसे लगा कि भले ही आदित्य कल टाइम खत्म होने की वजह से बच गया हो, लेकिन आज वो नहीं बच पाएगा और यहीं उसका खेल खत्म हो जाएगा। जैसे ही आदित्य फाइटिंग अरेना में एंटर हुआ तब जितनी भी आवाजें उसे बाहर से आ रही थी वो बिल्कुल कम हो गई और सब लोग बहुत हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। एलईडी स्क्रीन पर उसका चेहरा बहुत बड़े शेप में दिख रहा था। देर तक सरवाइव कर पाएगा। कमजोर तरीके से चलते हुए जब वो स्टेज पर खड़ा हुआ तो सबने इस चीज की उम्मीद खो दी थी कि आदित्य यहां से आज जिंदा जा पाएगा। जितने भी लोगों ने आदित्य पर पैसा लगाया था उन सब के चेहरे उतर गए, लेकिन वहीं जिन्होंने भी शेल पर अपना दाम लगाया था उनके चेहरे की स्माइल दुगनी हो गई। और तभी आदित्य ने देखा कि शेल साइड में आकर स्टेज पर उसके साथ खड़ा हो गया है। शेल को आदित्य की हालत तो नहीं दिख रही थी, लेकिन वहां का साइलेंस और चंदन की खुशबू बता रही थी कि आदित्य ने किसी न किसी तरीके से अपना ट्रीटमेंट करवाया है। आदित्य ने जब उसे देखा तो वो हर बार की तरह बहुत ही आसानी से खड़ा था, जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो और वो फाइट के लिए तैयार था। आदित्य को उसे देखकर फिर से एक बार अपने मन में डर सा महसूस हुआ, लेकिन उसने उस डर को जल्दी ही हटा दिया, क्योंकि अगर वो डरता तो जरूर कमजोर पड़ जाता। और फिर वो भी फाइट के लिए तैयार हो गया। लेकिन फाइट शुरू होने के पहले एक बार सुशील माइक के साथ खड़ा हुआ और उसने अनाउंसमेंट करते हुए आदित्य से कहा, आदित्य तुम चाहते हो तो अभी भी बैकआउट कर सकते हो। कल शाम को तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो हम सब ने देखा और तुम यहाँ से कैसे गए ये तो शायद तुम्हें याद भी नहीं होगा। तुम्हारी हालत अभी भी कमजोर है। अगर तुम्हें ये चांस लेना है तो तुम ले सकते हो, वरना इसके आगे अगर तुमने बीच में फाइट रोकने की कोशिश की तो ये पॉसिबल नहीं होगा और तुम्हारी मौत होगी। उसे देखकर बहुत कम लोगों को दुख होगा, लेकिन हाँ, पर्सनली हम सब मजे करेंगे। आगे तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो बताओ, वरना इसे हम यहीं खत्म कर सकते हैं। सुशील की इस बात को सुनकर आदित्य 2 मिनट चुप रहा, क्योंकि उसे पता था कि सुशील बस उसे चिढ़ाने के लिए ये सारी बातें बोल रहा है ताकि वो बैकआउट कर दे। अब बस आदित्य के जवाब का इंतजार कर रहे थे कि तभी उसने चिल्लाते हुए सुशील से कहा, मैं डरता नहीं हूं जो इतनी आसानी से बैकआउट कर दूं। अगर यहां पर आया हूं तो फाइट करके ही जाऊंगा और फाइट नहीं करनी होती तो कभी आता ही नहीं। इसलिए मेरा सजेशन है कि तुम चुप रहो और हम दोनों को लड़ने दो। जो डिसीजन करना होगा वो हम दोनों लड़कर कर लेंगे। ठीक है आदित्य, जैसा तुम कहो। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने सुन ही लिया है कि आदित्य का खुद का कंसेंट है कि वो लड़ना चाहता है। आई रिक्वेस्ट कि इस बार फाइट में कोई भी अपना इन्वॉल्वमेंट ना दिखाए और बस फाइट को एंजॉय करे। जो होगा वो आप सबके सामने रहेगा और जो भी पैसे हार जाएगा उस दुख को शाम की पार्टी में कवर कर लेना। सुशील ने कहा और फिर उसने तुरंत ही माइक नीचे रखकर बेल बजा दी। जैसे ही बेल की आवाज शेल के कानों में पड़ी, उसने आदित्य की तरफ अपनी फाइटिंग पोजीशन कर ली और हमले के लिए तैयार हो गया। आदित्य कमजोर था, इसलिए वो खुद आगे नहीं बढ़ा।
जब शेल को ये बात समझ में आई तो वो आगे बढ़ा और उसने एक किक हवा में मारी। उस किक को आदित्य ने डॉज कर दिया, पर वो उसके चेहरे के इतने पास से निकली कि उसे समझ आ गया कि वो उसे पड़ ही जाती। लेकिन इतनी ही देर में शेल ने एक पंच उसके पेट में मारा, जिसकी वजह से आदित्य थोड़ा पीछे धक्का खा गया और सब लोग बहुत हैरानी से उसे देखने लगे। सबको दिख रहा था कि आदित्य कमजोर है, पर वो कितनी देर तक टिक सकता है। सब इस चीज का इंतजार कर रहे थे और इतनी ही देर में शेल आगे आया और उसने उसके मुंह पर एक पंच मारा। इस पंच के लगते ही आदित्य साइड में देखने लगा और तब शेल ने एक किक उसके पेट पर जोर से मारी। उस किक की वजह से आदित्य और भी पीछे हो गया। वो जमीन पर गिरने ही वाला था, लेकिन इसके पहले ही उसने अपने आप को संभाल लिया। उसके मन में यही चल रहा था कि अगर वो अटैक करने जाएगा तो जरूर शेल उस पर भारी पड़ जाएगा और उसे थोड़ी देर यही कोशिश करनी पड़ेगी कि वो उसके हमलों को या तो डॉज कर दे या ब्लॉक करे। और वो थोड़ी देर ऐसे ही फाइट करने लगा, जहां पर उसने शेल के एक पंच और किक को ब्लॉक किया और डॉज करने लगा। लेकिन फिर उसे समझ आया कि उसका ये फॉर्मूला भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर वो उसके हमले को डॉज या ब्लॉक कर भी रहा है तो भी उसमें उसकी ही एनर्जी वेस्ट हो रही थी। अब आदित्य पहले ही कमजोर फील कर रहा था, तो उसने सोचा कि अब उसे प्रॉपर लड़ना ही पड़ेगा, वरना शेल उसे बहुत जल्दी से खत्म कर देगा। यही बात सोचकर आदित्य फिर से शेल की तरफ देखने लगा। तब शेल आगे आया और उसने एक पंच आदित्य के पेट पर मारने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने बीच में ही उसका हाथ साइड में कर दिया और उसके चेहरे पर पंच मारने की कोशिश की, पर शेल ने उसे बीच में ही पकड़ लिया। सब लोग इस चीज को देखकर हैरान थे कि आदित्य अब हमला करने की कोशिश कर रहा है, पर तभी शेल ने उसके हाथ को घुमाकर उसे नीचे फेंक दिया। जब आदित्य वापस अपने पांव पर खड़ा हुआ तब वो बस अटैकिंग टेक्निक ही यूज कर रहा था, लेकिन उसका एक भी पंच या किक शेल को अच्छे से छू नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनमें इतनी स्पीड नहीं थी। अगर उसके अटैक्स उसे छू भी लेते तो इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं कर रहे थे जितना शेल के पंच और किक आदित्य को कर रहे थे। धीरे धीरे करके उसकी एनर्जी लो हो रही थी और वो भारी भारी सांसें लेने लगा। जब शेल उसकी तरफ पंच मारने के लिए बढ़ा तब आदित्य न तो उसे ब्लॉक कर पाया और ना ही डॉज। वो पंच सीधा उसके चेहरे पर लगा, जिसकी वजह से उसकी नाक में से फिर से खून निकलने लग गया। जब शेल को अपने हाथ पर खून महसूस हुआ तब उसने आदित्य का चेहरा पकड़ा और उस पर 2-3 पंच मारे। आदित्य की नाक में से अब कल जैसे ही खून निकल रहा था, जिसकी वजह से उसे लगा कि जैसे वो खत्म हो गया है। फिर शेल ने उसे एक फाइनल पंच मारा, जिसकी वजह से आदित्य नीचे जमीन पर गिर गया। शेल ने सोचा कि अब आदित्य उसके अगले अटैक में मरने वाला है और वो वापस उठेगा नहीं, इसलिए वो क्राउड की तरफ देखकर अपने हाथों को ऊपर करके अपनी जीत को सेलिब्रेट करने लगा। सारे लोग उसे देखकर तालियां बजा रहे थे और सबके अंदर एक्साइटमेंट दौड़ रही थी। वहीं दूसरी ओर मनाली और वजीर को आदित्य को ऐसे देखकर डर लग रहा था। उनके मन में बस यही बात चल रही थी कि जब वो आदित्य से टेंट के अंदर मिले थे तब तो वो एनर्जी से भरपूर लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो इस फाइट को बहुत ही जल्दी जीत जाएगा। लेकिन अचानक से फिर ऐसा क्या हो गया? वो अब जमीन पर ऐसे लेटा है जैसे वो वापस उठेगा ही नहीं। इस चीज को देखकर ही मनाली की आंखों में आंसू आ गए और उसे लगा कि जैसे यही वो आखिरी पल है जहां पर वो आदित्य को देख रही है और उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब अनुराग ने पलटकर मनाली की तरफ देखा और उसे उसकी आंखों में आंसू दिखे तब उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और वो इंतजार करने लगा कि बस अब कब शेल आदित्य को खत्म करेगा। लोग अभी भी शेल के लिए चीयर करते हुए तालियां बजा रहे थे। शेल भी उन सबकी तालियों को अपने दोनों हाथों से एक्सेप्ट कर रहा था और उसके चेहरे पर फिर से वैसी ही स्माइल आ गई थी जिसको देखकर आदित्य अक्सर डर जाया करता था। जब उसे लगा कि उसने बहुत सारा अप्रेजल कलेक्ट कर लिया है तब वो पलटा और धीरे धीरे चलते हुए आदित्य के पास जाने लगा। एलईडी स्क्रीन पर अब बस यही दिख रहा था कि वो आदित्य के पास जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों का शोर और भी तेज हो गया। आदित्य स्टेज के ऊपर लेटा हुआ था और उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन वो बेहोश नहीं हुआ था। उसे लोगों का शोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ सुनाई दे रहा था और स्टेज पर से कदमों की आहट भी महसूस हो रही थी। इस वजह से उसे पता चल रहा था कि शेल अब उसके पास आ रहा है। वहां जमीन पर लेटा हुआ बस वो यही सोच रहा था कि यही उसका अंत है। तभी अचानक से उसके मन में साधु महाराज की आवाज आने लगी, जो उससे कह रही थी कि बस अपनी इच्छा के दम पर काम करो, बाकी तुम जीत ही जाओगे और अपने शत्रु के दिमाग जैसे सोच कर लड़ो। इस बात को सुनकर ही आदित्य थोड़ा सा मूव हुआ और तब शेल उसके पास आया।
उसने एक जोर की लात उठाकर आदित्य के मुंह पर मारने की कोशिश की, लेकिन इतनी ही देर में आदित्य वहां से स्लाइड हो गया और शेल की लात स्टेज पर पड़ी, जहां एक बड़ा सा छेद हो गया। शेल इस चीज को समझकर बहुत हैरान था और तभी सबने देखा कि आदित्य धीरे धीरे खड़ा हो रहा है, क्योंकि लोगों को नहीं पता, लेकिन अभी भी उसमें लड़ने का जोश बाकी था। Thanks for hearing.